नमस्कार, छोटे भाई की छोटी बातों में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग गोविंद नगर क्षेत्र में आए हैं। ये है निवास श्री मोना सूर जी और मीनू सूर जी का, जो केवल जीवन साथी नहीं है, उन्होंने अपनी सारी जिंदगी समाज सेवा में बिताए हैं। हम उनसे निवेदन करेंगे कि पहले संक्षिप्त अपना परिचय दे दिए, फिर हम आपके कार्यकलापों के बारे में, जो समाज सेवा आप करते हैं उसके बारे में आपसे जानकारी लेंगे। मोना सूर जी। हाँ, बिल्कुल। तो मेरा नाम मोनासुर है और मैं नेशनल सेंटर फॉर लेबर NCL, जो असंगठित श्रमिकों के बीच में काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर का संगठन है और उसमें मैं संयुक्त मंत्री हूँ। और मैं पिछले 15 साल से उस फेडरेशन में काम कर रहा हूँ। बेसिकली मेरा काम टेक्सटाइल वर्कर में रहा है, जो करीब 50 ईयर्स से वो जारी है। जी, धन्यवाद जी। मीनू जी, भी आप अपना परिचय दीजिएगा। मेरे नाम मीनू सूर है, घरेलू महिला कामगार यूनियन का महामंत्री हूँ। मैं 25 साल से घरेलू कामगार के बीच में मैं काम कर रहा हूँ, अलग अलग एजेंडा में काम कर रहा हूँ। तो पहले हम मीनू जी से निवेदन करेंगे, जो कामगार महिलाएं जो घरों में काम करती हैं और घरेलू कामगार हैं, उनके साथ जैसे आपने अभी जिक्र किया, बहुत शोषण होता है। खास करके जो घर के अंदर रहते हैं, कमरे में बंद भी रहते हैं, फ्लैट के अंदर बंद रहते हैं, ऐसे लोगों का बड़ा शोषण होता है। तो कितना उनको तनख्वाह मिलता है, नहीं मिलता है, छुट्टी मिलती नहीं मिलती, वीकली ऑफ होता है नहीं होता है, क्या बेनिफिट्स होते नहीं होते हैं और क्या होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिएगा प्लीज़। घरेलू जो कामगार है, जो दूसरे का घर में काम करने जाते हैं, उनके साथ तो शोषण होता ही है अलग अलग। एक महिला होने के नाते भी जो पुरुष का शोषण है वो भी होता है और उसको छुपा दिया जाता है। अगर यौन शोषण होता है। हाँ, यौन शोषण भी हाँ होता है। होता भी है। तो उसमें क्या होता है, अगर उसको सामने आता है तो उसको नौकरी भी चले जाता है। उनका जो वेतन है वो कोई डिक्लेयर नहीं है, बकरा नहीं करना पड़ता है। अगर वेतन बढ़ाने का बात करता है उसको निकाल भी दिया जाता है। और उनको जो टाइम होता है उसके टाइम से ओवर भी उनको काम किया जाता है। अगर उसका टाइम से ओवर अगर काम नहीं किया जाता है तब भी उनको निकाला दिया जाता है। तो हम लोगों को सरकार से हमेशा मांग हम लोग करते हैं कि उनके साथ जो लेबर है उसको लेबर उनको घोषित किया जाए, लेबर कार्ड दिया जाए और उनके लिए जो सरकारी जितना भी योजना है या कानून है उसके लिए निर्माण मजदूर जैसा कानून बनाया जाए, ताकि उनका शोषण और उसका जो वेतन और सरकारी जो लाभार्थी है उनको सारे अधिकार मिले। अब हम मोहना जी से भी बात करेंगे, खास करके राइट टू एजुकेशन RTE जो है, शिक्षा का अधिकार जो है, इसमें आपने बहुत काम किया, अखबारों में भी हमने पढ़ा है और इत्तेफाक से आज ही के हिंदुस्तान टाइम्स में मैंने पढ़ा कि सन 2009 में ये कानून बना, यूपी में 2013 में लागू किया गया और आज ही के पेपर में मैंने पढ़ा कि 2015 में मात्र 54 लोग थे जो RTE के माध्यम से पढ़ने गए थे। आज की तारीख में बताते हैं यूपी में 1,85,000 बच्चे हैं जो ऐसे पढ़ रहे हैं। तो इसके बारे में सर थोड़ा बताइएगा। हाँ, राइट टू एजुकेशन के बारे में मैं इतना ही बताऊंगा कि आज से 10 साल पहले हम लोगों का घरेलू कामगारों का एक बैठक हुआ था और इसी कमरे में, इसी घर में। उसमें डॉक्टर संदीप पांडे जी भी थे, हम लोग तीनों लोग, जो महेश जी हैं, मीनू जी, हम लोग थे, सब लोग थे। लगभग 100 के आसपास महिलाएं थी, बाहर बैठी थी, किनारे बैठी थी, मतलब चाहे कैसे भी दिक्कत हुआ हो लेकिन 100 लोग बैठे थे। और उसमें ये निर्णय हुआ था कि हम लोग जो है राइट टू एजुकेशन के तहत जो घरेलू कामगार हैं या गरीब महिलाएं हैं, उनके बच्चों को पढ़ाने का हम लोग कुछ काम करें। क्योंकि राइट टू एजुकेशन में एक बेसिक चीज़ ये है कि 1 लाख से नीचे साल में जिनका तनख्वाह है वो राइट टू एजुकेशन में आते हैं, उनके प्रावधान में। दूसरा यह है कि
उनका जो जो लोग आपका SC ST हैं, OBC हैं, उन लोगों का अलग प्रावधान है जिसमें कोई कोटा के अंदर कोटा है। हाँ, कोटा के अंदर कोटा है और उसमें उन लोगों को कोई अलग से इनकम सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ता है, क्योंकि वो मान लिया जाता है कि वो गरीब है। तो इसलिए वो सब सुविधाएं मौजूद थी। और तीसरा ये कि जब ये हम लोगों ने शुरू किया करीब लगभग 10 साल से, और 10 साल पहले मेरे जानकारी में कानपुर में एक भी एडमिशन नहीं हुआ था, एक भी, नॉट ए सिंगल। और एडमिशन की बात छोड़ दीजिए, जानकारी भी नहीं था। तो हम लोगों ने ये 10 साल पहले हम लोगों ने जानकारी देना शुरू किया, विशेष रूप से महेश जी, मीनू सूद जी और मैं, और हम लोग सब जुट गए, बस्ती बस्ती में मीटिंग करके, पर्चा निकाल के और आम सभा करके लोगों को जानकारी दिए, फिर उनका एडमिशन कराने का एक प्रक्रिया चलाया। क्या जो गरीब बच्चे अमीरों के स्कूल में पढ़ने जाते हैं, मेरे ख्याल से इंग्लिश मीडियम में ही जाते होंगे, हिंदी में भी जाते हैं, हिंदी में। उनके प्राथमिकता क्या होती है, हिंदी में पढ़ने का या अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने का? बोलिए। हाँ, उनका प्राथमिकता तो आमतौर से अंदर से तो हिंदी में रहता है, अच्छा। लेकिन हिंदी मीडियम में जो स्कूल है वो सरकारी स्कूल है, और वहाँ पढ़ाई को इतना नीचे स्तर पे ले गए, इतना नीचे स्तर पे ले गए कि वहाँ पढ़ाना उनको इच्छा नहीं हुआ, खत्म, उनका मन खत्म हो गया। इसका मतलब वो अंग्रेजी माध्यम स्कूल में अंग्रेजी पढ़ना वाले पसंद करते पसंद हैं। कर रहे हैं। अब ये बताइए, वहाँ सब अमीर लोग होते हैं, मोटरसाइकिल कार से आते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, तमाम एंजॉय करते हैं। तो जो गरीब बच्चा है उनके तुलना में क्या उनके अंदर हीन भावना आती है या उनके साथ कोई भेदभाव की जाती है? अब तो यहाँ कहा गया हमारे इंस्टीट्यूशन को डाउन कर रहे हैं। हाँ, हीन भावना तो आती है, लेकिन क्योंकि घरेलू हाँ, हीन भावना तो आती है, लेकिन क्योंकि घरेलू महिला कामगार यूनियन और हजारों को मेंबर बना करके काम करते हैं ताकत के रूप में, तो उन लोगों को हीन भावना को दूर करने का, उनको मनोबल बढ़ाने का लगातार प्रयास होता है। हर हफ्ते में बैठक होती है, मीटिंग होती है, आम सभा होती है, लगातार उनको प्रेरणा को दिया जाता है, जिससे उनके अंदर भी एक मनोबल होता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे पीछे ताकत है, हमारे पीछे लोग हैं, हमारे माँ बाप भी संगठित हैं, इसलिए उनका वो हीन भावना उतना प्रभावित नहीं हो पाता है और वो उसको फेस कर लेते हैं। एक छोटा प्रश्न और करना चाहूँगा, क्योंकि कई स्कूल जो हैं वो इसलिए इनकार करते हैं, कहते हैं 3-3 साल हो जाते सरकार हमको रिएम्बर्समेंट नहीं करता है, जो उसने वायदा किया कि हम आपके फीस आपको देंगे, जो बच्चे हैं RT के थ्रू जो बच्चे हैं हम आपको उसको दे देंगे, लेकिन उनको मिलता नहीं। क्या ये सही है, ये एक बहाना है? ये कुछ हद तक हम कह सकते हैं सही है, लेकिन अल्टीमेटली वो 90% बहाना है। क्यों? क्योंकि जब से यूनियन, घरेलू महिला कामगार यूनियन, हमेशा कभी भी अगर पैसा नहीं आया है, 1 साल हो या 2 साल हो, तो तुरंत अपना ताकत लेके लखनऊ गए हैं, डायरेक्टर जनरल एजुकेशन से मिले, डायरेक्टर एजुकेशन से मिले, तमाम लोगों से मिले, और वो पैसा एक मुश्त उन लोगों का 1 साल 2 साल 3 साल का एक साथ आ जाता है। और हाँ, ये बात सही है कि उनका जो सरकार देते हैं 450 रुपये, वो उनके अपने फीस के हिसाब से बहुत कम है, लेकिन सरकार, हाँ, लेकिन ये सरकार का कानून है, सरकार का जो नियम है उसको पालन, इतना हम आपको देंगे, हाँ, इतना आप 1000 रुपये ले हाँ, ले, हम आपको इतना तो अब ये रेगुलर है, अब ये रेगुलर है। मैं हम इसलिए हम और कहते हैं कि स्कूलों में रेगुलर ये पैसा आ रहा है, हर साल आ रहा है, तभी तो 16,000 बच्चों का एक साथ 8 करोड़ रुपए एक मुश्त बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास आ गया है। ये कहाँ, कानपुर? हाँ, कानपुर का 1 वर्ष का है? नहीं, पूरा कानपुर का 16,000 बच्चे के लिए 8 करोड़ रुपया सरकार भेजा है। 1 साल का है, एक साल? एक साल का 16,000 बच्चों का 8 करोड़ रुपए बच्चों के अभिभावकों को खाने पीने, मैं गलत बोल गया, उनके पढ़ाई के लिए जो किताबें काफ़ी वर्दी के लिए ज़रूरत होता है एडमिशन के टाइम पे, उसके लिए ये 8 करोड़ रुपए आया है, वो भी 16,000 बच्चों का एक साथ आया है। तो इसीलिए मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ 450 के हिसाब से जो पैसा है वो हर स्कूल में अब रेगुलर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। और सर, क्या आप कहेंगे, एक समय था जब कानपुर में मजदूर बहुत मजबूत थे, अब क्या मजबूर हो गए या RT ने
मजदूरों को मजबूत किया या मजबूर किया, तो लास्ट टिप्पणी अपना इसका वो कहा हाँ आप बोलिए। हाँ, तो उसमें इसके बारे में मेरा ये कहना है कि पहली बात तो मजदूर मजबूर नहीं हुए, क्योंकि मजदूरों के साथ एकदम से अचानक सारे मिलों को बंद करके उनको वो किया गया बेरोजगार। हाँ, लेकिन उनको सबको बीआरएस का पैसा मिला है, 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए हैं, लेकिन कुल मिला करके उनके घर के महिलाओं को और बच्चों को, नौजवानों को कहीं ना कहीं काम करने के लिए प्रेरित भी किया है। उसी का देन है छोटे फैक्ट्रियों में मजदूरी, घरेलू कामगार का डेवलपमेंट और अलग अलग तरीके से तमाम जो जो काम है, वो ठेला लगाना या और तरीके से हॉकर्स वगैरह, ये सब निर्माण मजदूर हैं। इस तरीके के डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन उसमें एक दिक्कत ये है कि उन लोगों को ठीक से पैसा या सुविधा नहीं मिल पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आप लोग बहुत ही साहसी सराहनीय कार्य कर रहे हैं, आपको पद्मश्री भी ज़रूर मिलना चाहिए, है ना। आशा करते हैं आपको मिलेगा किसी, लेकिन ये है कि सरकार मान्यता दे या ना दे, जिनकी आप सेवा कर रहे हैं उनके चेहरों पे जो खुशहाली है वो शायद आपका सबसे बड़ा पद्मश्री होगा, पुरस्कार है। संतोष हाँ। और पुरस्कार वही है। तो हम लोगों के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आपने इस वीडियो को पसंद किया। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद।